इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, इंडिया के ऐवानों में तहलका मचा हुआ है। जी हां, बीडे पांडे की किताब इन सर्विस ऑफ इंडिया ने तहलका मचा दिया है और न्यूयॉर्क के मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने यह कहा है कि इन तमाम इंकशाफात से यह जाहिर होता है कि एग्जैक्टली इंदिरा गांधी ने जो ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 1200 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, वो एक साजिश के तहत था और हिंदू इंतहा पसंदी को तरवीज देने के लिए था। जी हां नाजरीन, आपको बताएं कि पांडे ने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर दरबार साहिब पर हमले का माहौल तैयार किया। आखिर ये हिंदू इंतहा पसंदी कहां खत्म होगी? कब इंसानी जानों का ज़िया रुकेगा? इसी हवाले से हमारे साथ भारत से मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहिब, जो साबिक डेप्यूटी चीफ इंडियन आर्मी रहे हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहिब, जो दिफाई तज्जियाकार हैं। बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहिब से, जो साबिक डेप्यूटी चीफ इंडियन आर्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हिंदू इंतहा पसंदी सर कहां जाके रुकेगी? देखिए, ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, इसके बारे में सुना जरूर है, लेकिन किताब तो एक ऑथर के इंडिविजुअल ओपिनियन है, उस पर आप कोई भी कमेंट। इंडिया फ्री कंट्री है, मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि 84 में जब ये ब्लू स्टार हुआ तो किसी भी वजीर आजम के लिए आसान डिसीजन नहीं था कि अगर आप गोल्डन टेम्पल में सर एक आम ऑथर लिखे, सर गुजारिश ये, एक आम ऑथर लिखे, हमने मान लिया एक ऑथर की अपनी ओपिनियन हो सकती है। आपके इंडिया के साबिक गवर्नर पंजाब हैं ये, और इन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के 5 साल बाद ये छापी जाए ताकि मुझे उठा ना लिया जाए। आप कह रहे हैं कि आजाद कंट्री है इंडिया। ये बड़ा अजीब लगता है कि अगर ये गवर्नर थे और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से रजामंद कि भाई क्योंकि डिजाइन किसी ने कर दिया, फिर वो किताब लिखते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि मेरे मरने के 5 साल बाद इसको छापिए। वो 5 साल किस लिए उनको देना पड़ा? तो ये उठा लिया जाएगा नहीं सर, इसलिए कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मीडिया सिर्फ खरीदा हुआ होता है। वो जो अपनी पसंद की बात करेगा उसका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, नानो नफका बंद कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन मरने के बाद तो फिर 5 साल क्यों वेट कर रहे हो आप? मरने के बाद तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। और तो इंडिया के अजीब सा मामला लगता है। इंडिया के जो बड़े मशहूर ग्रुप है स्पीकिंग टाइगर, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसे छापा है। सर आप सिर्फ ये फरमा दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी से जो इंडियन अवाम है वो तंग नहीं है, बहुत ज्यादा तंग नहीं है? देखिए, इंडिया अगर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता तो उसको 2 बार पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी से उनकी पार्टी को इलेक्शन क्यों करते हैं? हमारे इलेक्शन बड़े फ्री हैं और वो सिर्फ किसी एक मजहब के वोट से नहीं बनते हैं। हमारे जिस तरीके से माइनॉरिटीज की बहुत नफरी है अलग अलग स्टेट्स में, तो अगर वो जीतते हैं तो ये कहना है कि वो भारत में लोगों को पसंद नहीं है, ये तो फिर इंडिविजुअल राय आप लोग दे रहे हैं, सही नहीं है। वो अभी भी पॉपुलर हैं, अगले इलेक्शन में क्या होता है वो तो समय बताएगा। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज का कोई रोल नहीं होता सियासत में, कहीं वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, मैं कहता माइनॉरिटी का रोल होता है। माइनॉरिटी भी वोट डालती हैं, कोई भी इतनी मेजॉरिटी से नहीं आ सकता अगर माइनॉरिटी उसके खिलाफ हो तो। ये तो सबकी सहमति से आए हैं। तो आप शुरू आपने ब्लू स्टार से किया था, आप आगे मोदी पर, जो आपके बेटे नवार हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में उनकी बड़ी इज्जत है, भारत को माना जाता है, भारत की जो छवि है वो ऊपर गई है। अब आप यानी सर आप मोदी के तमाम इकदामात से सहमत हैं
कि वो ठीक कर रहा है, जो इंसानियत का कत्लेआम कश्मीर में हो रहा है, जो सिखों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, वो सब कुछ ठीक है, आप ये कह रहे हैं? ये आप पांडे साहब की किताब, वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी उसको तो 37 साल हो गए हैं। और अगर पांडे साहब इतने वो अपने कॉन्शियस वाले आदमी तो रिजाइन करना चाहिए, गवर्नर क्यों बना रहे फिर? या जी सर, फिर ये आपकी कहना तरफ है कि आते हैं। किताब ब्रिगेडियर लिखने महमूद शाह साहब, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। सर ये फरमाइएगा, हिंदू इंतहा पसंदी कहां जाके खत्म होने वाली है? मेरे ख्याल में कोई मेजर एक्सीडेंट होगा इंडिया में तो तब, क्योंकि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको इसके साथ ही चल रहे हैं 1920 और 1925 से ये चल रहा है हिंदुत्व का। और इसके जो वो करता धरता है जिसने किताबें लिखी हैं काफी सारी, 5-6, उसका नाम क्या है, सावरकर, उसने लिखी है। बाद में लोग आए हैं और मेरे ख्याल में जो मौजूदा लोग हैं, नरेंद्र मोदी है या इनके पीछे जो आरएसएस का पूरा मूवमेंट था, वो बना है। तो एक तरीके से इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र से उनका मतलब ये है कि यहाँ पर बाकी लोग नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में उससे होगा ये कि इंडिया जो है वो ब्रेक होगा। यानी इंडिया बेसिकली सब कॉन्टिनेंट है जिसमें मुख्तलिफ लोग रहते हैं, चाहे वो आप मुसलमान कहें, चाहे वो आप सिख कहें, चाहे वो दूसरे जैसे बांग्लादेश में मुसलमान है लेकिन एक अलग कौम की हैसियत से ये लोग सारे सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर जोर डालेंगे तो फाइनली इंडिया टूटेगा। और जब वो टूटेगा कभी भी इंडिया इकट्ठा नहीं रहा। ये अंग्रेजों ने बना के दिया, उनको इकट्ठा करके दिया। और मेरे ख्याल में इसमें फिर छोटे छोटे स्टेट बन जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है इनका ये जोर टूटेगा। ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया टूट जाएगा अगर यही वतीरा कायम रहा तो। आज बलूचिस्तान में जलजला आया है, 20 लोगों की मौत हुई है। मेरी हमदर्दी है पाकिस्तान के। दूसरा देखिए, हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, हम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। हमारा जबान एक है, खाना पीना एक जैसा है, लिबास एक जैसा है। फिर भी क्यों जरूरी है कि पिछले 70 साल से हम एक दूसरे को एक गन की बैरल के अंदर से देखते आए हैं। अमन से रहना चाहिए। अभी आइए, आप जो कह रहे हैं, देखिए, अगर मैं फेंस पर खड़ा होके और पड़ोसी के पौधों को उनकी नुक्ताचीनी करता रहा हूं और पीछे मेरी फसल उजड़ रही हो तो मेरे लिए सही नहीं है। आप अपने मुल्क को संभालो, हम अपने मुल्क को संभालेंगे। हमारे कमी कादयान साहब, आप माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत बात की, सबको मिल के रहना चाहिए। लेकिन जब आप हमारे लोगों को मारते रहेंगे, पिछले 40 साल में अमरीकी जरीदे के मुताबिक जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, 80% दहशतगर्दी भारत से हुई है। तो किस अमन की बात कर रहे हैं आप? जो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी भारत में है उसका सबूत है। आपका केवल इल्जाम है कि हम भी दहशतगर्दी करते हैं। क्या ये तो आप कोई भी इल्जाम लगा सकते हो किसी पर। क्या दहशतगर्दी करी है हिंदुस्तान ने? एक आपने हमारे नेवल ऑफिसर को पकड़ा है, उसी को आप दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। वो तो खैर अभी केस सब जुडी से सच्चाई सामने आएगी कि वो दहशतगर्दी कर रहा था या उसको पकड़ के ईरान से लाया गया है। सर ये फरमा दीजिए, आप अपने मुल्क को संभालें, आप बजा फरमा रहे हैं, कुलभूषण यादव जो है वो यहाँ क्या कर रहा था? और अभिनंदन जो चाय पीने आया था, वो क्यों आया था पाकिस्तान की सरहदों में? और अभिनंदन ने चाय पीते हुए कहा था कि आप जो इंडियन मीडिया है, इंडियन सिस्टम है, वो बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है। ब्रिगेडियर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। सर
महमूद शाह साहब, जी जी, आप हमारे अच्छा, साथ। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बात सिर्फ ये है कि हम इंडिया के अंदर चाहते हैं, वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और इन्होंने जो वो बनाया हुआ है वो सिटीजन एक्ट, बेसिकली उसका मकसद मुसलमानों को वहाँ से निकालना है। इसी तरह वहाँ से वो सिखों को भी निकालना चाहते हैं, इसी तरीके से वहाँ से क्रिश्चियंस को भी निकालना चाहते हैं। मैंने इनिशियली अर्ज किया कि ये हिंदू पाक जो है ये मुख्तलिफ लोगों के रहने के लिए जगह है, उसमें हिंदू भी है और हिंदू शायद मेजॉरिटी में है, तो ठीक है वो करें। ये जो अभी कुछ हो रहा है इसको मेजॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप कहते हैं, कि वो कहते हैं कि अच्छा हमारी मेजॉरिटी है तो बाकी किसी को यहाँ रहने का हक नहीं है। जिस तरीके से मुख्तलिफ वीडियोस कर रही हैं पूरी दुनिया में, जिसमें किसी मुसलमान को आसाम में मार के उसके बॉडी के ऊपर जंपे लगा रहा है एक आदमी, वो कैमरामैन है। और इस तरीके से सारी जो इन्होंने कश्मीर में किया है कि वहाँ पर इनको टोटली बंद कर दिया है कि वो कुछ बाहर नहीं निकलेंगे, वहाँ स्कूल बंद है, वहाँ पर हॉस्पिटल 793 दिन हो चुके हैं जी, 793 दिन। 93 दिन, ये सारा कुछ आप अपने अक्सरियती के बलबूते के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जनरल साहब जानते होंगे, शायद वहाँ पर रह के कह नहीं सकते, कई जगहों के ऊपर सिखों के ऊपर भी जुल्म होता है और हम उसके खिलाफ है। हम इंसानियत के लिए बात करते हैं और हम कहते हैं कि अगर ये तमाम चीजें बंद नहीं होगी तो नेचुरल आउटकम उसका ये है कि इंडिया टूटेगा। बहुत खूबसूरत महमूद शाह साहब। राज कादियान साहब, आप फरमाइएगा, इंडिया टूट जाएगा अगर यही इंतहा पसंदी जारी रही, सिखों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं, आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेस बदल कर। हम अमन चाहते हैं। ये कैसा अमन है कि आपने कश्मीरियों को जो ये चाहते हैं हमें आजादी दी जाए, 793 दिनों से हब्से बेजा में रखा हुआ है। हाफिज साहब, कुछ देर पहले आपने एक हर्फ इस्तेमाल किया था, आपने कहा आप हमारे लोगों को मार रहे हो। माफी चाहूंगा, मैं इसे रजामंद नहीं हूं। जो भारत में 135 से 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी मजहब का, वो हमारे जो आपके पास जाना चाहते हैं 47 अपना डिसीजन ले चुके थे। एक और मैं आपको बात याद हूँ, हमारे ओवैसी साहब एक बड़े फायरी मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम पार्टी के भी वो रहनुमा हैं। उनसे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कुछ महीने पहले सवाल पूछा था और उन्होंने यही कहा था कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के बारे में, तो उन्होंने उसको रोका। उसने कहा कि अपने मुस्लिमों को संभालें, हमने अपना डिसीजन 47 में लिया था और हम बड़े खुश हैं। तो ये तो आपकी राय है ना कि यहाँ सिखों को मारा जा रहा है। और ऐसा लेक्चर जब हम सुनते हैं, खासकर एक पाकिस्तान जैसे मुल्क से, आपने एक हफ्ता पहले एक सिख को मारा है, एक टेंपल पर अटैक हुआ था, ऐसे भी नहीं, वो टेंपल पे अटैक नहीं सर, बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए, वो अटैक नहीं, वो एक अंदरूनी लड़ाई दो ग्रुपों की आपस में, वो टेंपल पे कोई अटैक नहीं था। उसकी तहकीकात हो चुकी हैं। ये तो इल्जाम तराशी है ना। हमारे तो वहां लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, आपके लोग आके, और यहां आके हमारे मीडिया पर बयान दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान बहुत पुरान मुल्क है, यहां में आजादी है, मजे से आके इबादत करते हैं, रहते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानियों को वहां वीजा देने की बारी आती है या कोई मुसलमान वहां आजादी से फिरना चाहते हैं तो उन पर जुल्म तशद्दुद किया जाता है, बर्दाश्त नहीं होते मुसलमान। नहीं, ये तो आपकी राय है आबिद साहब, ये सच्चाई नहीं है। हमारा देखिए 300 से ज्यादा तो टेलीविजन चैनल हैं, इतने न्यूज़पेपर हैं, हमारा मीडिया फ्री है। पाकिस्तान में तो अभी भी एक ऑर्डिनेंस इमरान साहब पास करना चाहते हैं, वो पदमा जिसको बोलते हो, पाकिस्तान अथॉरिटी मीडिया को करने के लिए, क्या है उसका पूरा क्या वर्ड? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आप फरमाइए कि इंडियन मीडिया फ्री है क्या, आजाद है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जो मेजॉरिटी है ना,
वो इससे इतना डरते हैं। ये मेरे ख्याल में जनरल साहब भी जो बात कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए, इनके लिए बात करनी मुश्किल हो जाएगी। और मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा कि वो इसको माने या ना माने। ये जो इंडिया की एफर्ट उस वक्त से चल रही थी जब पाकिस्तान बन रहा था, और इसमें से ये सवरकार साहब की जो है गांधी साहब से लड़ाई होती थी, और ये गांधी साहब को गालियां दे रहा था, उसको कहा ही इज ए सिसी। ये मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि उन्हें, और फिर जब उसको पकड़ा गया और उनको वो काला पानी भेज दिया गया, तो उन्होंने माफी मांगी, इन राइटिंग मांगी, और गांधी साहब ने कहा कि इनको आने दे, इनका दिमाग वैसे खराब है। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हिंदुत्व का, ये बहुत खराब चीज है, और जिस तरीके से कर रहे हैं ये कर नहीं सकेंगे। इससे सिर्फ खून खराबा होगा, बहुत से लोग मर जाएंगे। ये जो हमने गेम शुरू किए कि अच्छा जी पाकिस्तान में भी मीडिया आजाद नहीं है या वो कोई आर्टिस्ट ला रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ये जो बड़ी बात है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट है पूरा हिंदुत्व का, उस आदमी ने उसको लिखा, और फिर एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल शेप दी आरएसएस बना के, और फिर एक और हजरत थे, उनका नाम था गोलकार। वो गोलकार ने पूरा उसके ऊपर इस तंजीम को आगे ऑर्गेनाइज किया, और ऐसे ऐसा ये तंजीम पूरे, और इससे पहले जो वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले, उन्होंने ये शुरू किया जब उसने उस मस्जिद में हमला किया। उन्होंने देखा कि मजहब के नाम पे क्या वोट लिए जा सकते हैं या नहीं, और उसने ये किया। तो आगे से फिर ये जो नरेंद्र मोदी साहब है, इसने प्लान पेश किया कि वो बहुत वोट ले सकते हैं। और असल में मुझे ये भी कहने दीजिए, मैं कहता हूँ संभव कि हिंदू जो है वो एक वहम उनमें बहुत ज्यादा होता है। वो जो गली में हिंदू है वो चाहता ये है कि हिंदू जो है वो तमाम कौमों के ऊपर हुक्मरानी करे, और इस किस्म की हुक्मरानी करे कि किसी को मस्जिद है तो मस्जिद को आग लगा लो, कहीं उनकी आबादी है तो उसके ऊपर हमला करो, आग लगाओ, और अपने मजहब के अलावा बाकी लोगों के दिलों में, बाकी लोगों के लिए उनके दिलों में बहुत तंगदिली है। ये इसको भड़काया जा रहा है, और ये आगे जाएगा तो लोग जो है वो इनसे तंग आके, जो आम लोग हैं जो कि समझते हैं कि यार ये तो जुल्म है। आप किसी मुसलमान को वो रेडी के ऊपर वो कोई फल बेचता है तो कहता है इसके अंदर अपना तूक शामिल कर देता है, और लोग उस पर यकीन कर देते हैं। वो बेचारा जो रेडी पे फल बेच रहा है उससे फल नहीं बिकता, या उसके ऊपर जुल्म करके उसकी रेडी वेडी तोड़ देते हैं। वो कितना राज गरीब कादियान होगा साहब जो क्या एक फल कहना वाला। चाहेंगे? ब्रिगेडियर साहब बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, रियलिटी बेस्ड बातें कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर साहब की अपनी राय है, मैं उनकी राय की इज्जत करता हूँ, उनको पूरा हक है अपने विचार इजहार करने का, लेकिन मैं उनसे रजामंद नहीं हूँ। पाकिस्तान में बैठ के ये कहना है कि हिंदुस्तान में कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा मुल्क है, हादसे होते हैं, लेकिन वो मजहब के उस पर नहीं होते। दुनिया के किसी शहर की निस्बत, लेकिन उसका हर बात उसको मजहब में कन्वर्ट करना, और वो भी एक ऐसे मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे, मैंने अभी आपको एक दो मिसाल दी है, हमारे एक सिख भाई को अभी मारा है, उसकी जिम्मेवारी भी ली है पाकिस्तान के लोगों ने। आयशा बेबी ने पानी पिया था नलके से, उस पर आपने फतवा सर हम तो इतने मेहमान नवाज हैं, हमने आपका बंदा पकड़ के और उसको चाय पिला के मेहमान नवाजी करके फिर भेजा, आपको दे दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो बंदा आया क्यों था? वो बालाकोट की वजह से आया था, जहां आपके अजहर मासूद ने 24 घंटे के अंदर अंदर बालाकोट में हमारे 40 लोग मरे, उसकी जिम्मेवारी ली। सर वहां दरख्तों को मारा, परिंदों को मारा, कव्वों को मारा, वो कव्वे सारे बरामद हो गए थे वहां से। आपकी आवाज म्यूट है मेरा ख्याल है।
के अंदर अंदर ये एक्सेप्ट किया था कि हमारे कैंप पर हमला हुआ है। अभी आप दरख्त का हो या उसको घास का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे वो हम तो मजीद भी पायलट बात थे, करेंगे। पायलट राज लड़ाई कादियान में साहब, आप हमारे मेरा साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ रखिएगा। जी वेलकम बैक। हमें ब्रेक के दौरान ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहिब ने, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हिंदू इंतहा पसंदी कहाँ खत्म होने जा रही है? हर तरफ आग और खून का खेल है, और राज कादियान साहिब ये कह रहे हैं कि हम तो अमन पसंद कौम हैं, हमें मिल के रहना चाहिए। क्या इनके अमल से ये जाहिर होता है कि ये मिल के रहना चाहते हैं? देखिए, अगर अमल से ये जाहिर होता तो पाकिस्तान को 14 अगस्त के बाद से इतनी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। इनकी, अगर आप कांग्रेस की जो पहली सीईसी थी उसके मिनट्स पढ़ लें तो बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि भारत किस ट्रैजेक्टरी पे पहले दिन से जारी है। और उससे पहले की आप बात देख लीजिए तो ये एक मुख्तलिफ राजवाड़ों का एक खिता था, कभी एक मुल्क तो कभी था भी नहीं। इनको तो शुक्र करना चाहिए कि मुसलमान इस खिते में आए। यहाँ पर जो एक एक्सट्रीम माइंडसेट था, मैं तमाम हिंदुओं को इसका मुल्ज़िम नहीं गर्दानता, हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि इनका मुआशरा कैसे है। ये जो इनका ब्राह्मण ज़ायनिस्ट माइंडसेट है, जो हमेशा से ही इख्तिजार में रहे हैं, इन्होंने राजपूतों को आगे करके लड़ाइयों में मरवाते रहे हैं, खुद ये पीछे रहे हैं। ये लोग, ये वो माइंडसेट है जो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि मुसलमानों ने इस खिते में आकर यहाँ पे इंसानियत का सबक दिया इस खिते में लोगों को। और लोग जो लो कास्ट हिंदू थे वो भी इस बात से मुतासर हुए, और पहली दफा यहाँ पे एक सल्तनत का क़याम हुआ, इनकी जीडीपी बढ़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट माइंडसेट है उसको भूल नहीं सका इसको। तो वो एक ऐसा माइंडसेट है जो ना सिर्फ हिंदुओं के लिए नुकसानदेह, मुसलमानों के लिए, दूसरी अक़लियतों के लिए नुकसानदेह तो है ही है, जिसका मुज़ाहरा आप देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये जो हिंदूज हैं ये खुद उठा रहे हैं, और जिसका ये इंतहा तक ये पहुंचे हुए हैं। और इसके अगला स्टेप तो बड़ा वाज़ेह है कि ये जो टूट फूट का शिकार है मुआशरा, वो इकट्ठा रह नहीं सकता, और ये इसको रहने देना चाहते नहीं है। तो जिस तरीके से ये चल रहे हैं, मैं तो कभी पहले दिन से शक नहीं रहा कि ये भारत इस खिते में टूटने की तरफ जा रहा है। तो एक मेरा ख्याल है कि शायद ये हिंदुओं के लिए भी बेहतर होगा, और इस खिते के लिए भी, और रीजन के लिए तो डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा ये चीज। जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राज कादियान साहब मौजूद हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं, हम हर जगह पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम एक तरह का खाते हैं, एक तरह की तहजीब है, हमें मिल के रहना चाहिए। दूसरी तरफ 793 दिन से जो कश्मीरी लोग हैं उन्हें हब से बेजा में रखा हुआ है, वहाँ आलमी मुबस्सरीन नहीं जा सकते। राज कादियान साहब, अगर मीडिया फ्री है, अगर आप इस बात पे बिलीव रखते हैं, तो फिर वहाँ जर्नलिस्ट पर पाबंदी क्यों लग गई है? देखिए, पाबंदी जर्नलिस्ट पर लोकल लग सकती है। अगर कोई मसला ऐसा है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी आती है तो पाबंदियां लगती हैं, लगानी पड़ती हैं। आप भी लगाते होंगे, लगाने चाहिए। देखिए अभी साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है अपनी, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए आप ब्लेम हिंदुस्तान की तरफ अगर नहीं, हमारी प्रॉब्लम, तो हमारी सर सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इंसानियत को आज़ाद किया जाए। कश्मीरी जहां जिसके साथ रहना चाहते हैं उनको आज़ाद किया जाए। जुल्म क्यों किया जा रहा है? अगर सिख हिंदुस्तान में हैं तो उनसे मोहब्बत का सलूक किया जाए, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में हैं तो वो आज़ादी से घूम सकें। देखिए, हम अपने लोगों के साथ क्या बर्ताव करते हैं वो तो हम बखूबी जानते हैं। और बड़े मुल्क में सेपरेटिज्म पहले नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है, पंजाब में भी समस्या आई थी। कश्मीर में अगर मसला अभी भी चल रहा है वो बदौलत पाकिस्तान है। हथियार वहाँ सारे पाकिस्तान के आते हैं, माइन पकड़ी जाती हैं वो पाकिस्तान की बनी हुई होती हैं। हमारा जो दहशतगर्द मारा जाता है उसको आप शहादत
सर आप कह रहे हैं हमारे हथियार होते हैं। आपके जो बीडे पांडे हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि भारत पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उस किताब में लिखा हुआ है वहां जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो भारत के होते हैं। ये पांडे साहब अपने इंडिविजुअल ओपिनियन की है, वो भी उनके मरने के बाद साल बाद। चलिए सर जी छोड़ दीजिए, वो मर गए, बात खत्म हो गई। आप इस बात पे तो बिलीव करते हैं ना कि ओबामा साहब जो साबिक अमेरिकन सदर थे वो एक बड़े मजे हुए सियासतदान और उनकी बात वजन रखती है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मनमोहन सिंह मेरे पास आए उन्होंने मुझे यह बताया कि अगर नरेंद्र मोदी ने हिंदू इंतहा पसंदी इसी तरह से जारी रखी तो भारत जल के राख हो जाएगा। बराए मेहरबानी इसको रोकिए। देखिए मोदी साहब तो पिछले 7 साल से हैं, अभी तक तो जल के राख हुआ नहीं है, आग भी नहीं लगी है। हर जगह तो आग लगी हुई है सर। पता नहीं ओबामा साहब ने बोला होगा, इनफॉर्मल बात में कुछ भी बोला जा सकता है। मनमोहन सिंह जी हमारे बड़े रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्री हैं वो अपने ओपिनियन देने के लिए, हम सब फ्री हैं। वो शायद वही सर आप बार-बार कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में एक मीडिया को सर आप बार-बार कह रहे हैं कि आप फ्री हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो हकायक हैं, जमीनी हकायक हैं, वो उससे मुख्तलिफ हैं। देखिए अगर साहब की इजाजत से मैं एक जी गुलाम मुस्तफा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आप फरमाइएगा। जी कादियान साहब की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े ये मजे हुए और बड़े अच्छे सोल्जर रहे हैं। और इन्हीं से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, क्या ये बताइए कि अगर हमारी इंटेलिजेंस इतनी नालायक है कि वो जो हथियार दे के भेज रही है दहशतगर्दों को, सो कॉल्ड माइंस दे के भेज रही है, मेड इन पाकिस्तान है, इतनी नालायक है इंटेलिजेंस कोई भी? ये तो कभी हुआ नहीं ना। ये तो नालायक से नालायक सोल्जर भी ये समझता है, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव भी ये समझता है कि जब आप इस किस्म का कोई काम करना चाहते हैं तो वो फिर इस किस्म का अपना निशान नहीं छोड़े जाते। जिस तरीके से ये बॉम्बे का जो, अब तो खैर सारा कुछ खुल के बाहर आ गया है, बॉम्बे का जो ड्रामा किया था भारत ने इतना बड़ा, अपने ही लोगों को 100, 150, 200 बंदों को बनवा के होटल जलवा के, वो इतनी देर चलते नहीं है ये चीजें सारी। कादियान साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि ठीक है अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन को इन बातों पे दाव पे ना लगाएं। बहरहाल इशू ये है कि देखिए उनकी अपनी राय है, वो समझते हैं कि भारत में आग नहीं लगी हुई। तो इशू ये है कि भाई 9 लाख से ज्यादा फौज 80 लाख के ऊपर क्यों खड़ी की हुई है पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से? इतनी ज्यादा फौज की वहां पे इतनी क्या जरूरत है? क्या मसला बन गया है इतना ज्यादा? हैं तो सारे 80 लाख वो लोग हैं सारे, इतनी सख्तियां क्यों की जा रही हैं उनके ऊपर? उन बेचारों को इतने कोविड का इतना सख्त उससे गुजरी सारी दुनिया गुजर रही है, उनको उसके ऊपर क्यों उन बेचारों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है? और फिर ये कि 37 से 38 हजार जो नौजवान कश्मीरी हैं, उनमें से 8 साल से लेकर जो भी अभी बॉडीड कश्मीरी है, उनको वैली से अगवा क्यों करके कहाँ ले गए हैं? इनको क्यों दोबारा उनको री एजुकेट सो कॉल करने की कोशिश की जा रही है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स तो 5 अगस्त से बहुत पहले बना लिए गए थे भारत के मुख्तलिफ इलाकों में, क्यों बनाए गए थे ये? आसाम में जिनको ये कादियान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों को ये बांग्लादेश से लेकर आए थे, उस पर पाकिस्तान था, ट्रेनिंग करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था, वही खानदान अब ये भारत तो 17 लाख खानदान की बात कर रहा है ना, डाटा 42 लाख खानदानों की बात कर रहे हैं। 42 लाख मुसलमान खानदान जिनको ला के आबाद किया गया था बांग्लादेश से, उनकी शहरियत यकमुश्त खत्म कर दी गई। और ये तो इंटरनेशनल वॉच कह रही है ना कि दैट इज जेनोसाइड ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। चाहे आसाम ले लीजिए, चाहे कश्मीर ले लीजिए, क्या वजह के मुसलमान क्यों इतने निशाने पर बन रहे हैं? ये तो मैं क्या तो नहीं कहना चाहेंगे राज कादियान साहिब? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब बड़ी हकीकत पर मबनी बातें कर रहे हैं। आबिद साहब, मैं जनरल साहब की मेरी तरह सोल्जर है, मैं जो कहते हैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही है थोड़ा सा अचरज होता है, उस पर आश्चर्य होता है, हैरानगी होती है। वो बॉम्बे को ड्रामा बोलते हैं, तो अजमल कसाब तो ड्रामा नहीं था, वो तो आपके नवाज शरीफ साहब ने माना कि पाकिस्तान का रेजिडेंट था। वो ड्रामे में हम उसको कहां से ले आए बीच में? तो दूसरा, आपने अपने इंटेलिजेंस ISI की बात की कि वो बिल्कुल काबिल है इंटेलिजेंस एजेंसीज। मैं आपके सोर्सेज को कुछ दिन पहले मैं एक टीवी डिबेट में था, तो ये जब ये सवाल आया कि ओसामा बिन लादेन आपके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के
नजदीक अबोटाबाद में जो 6 किलोमीटर से भी कम है, इतने साल छुपा रहा, आपने छुपा के रखा। तो उस जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के नहीं वो तो हमारी आईएसआई को पता नहीं चला। अगर इतने काबिल इंटेलिजेंस एजेंसी, या तो फिर आप लोग सच को छुपा रहे हो, या फिर आपकी आईएसआई की काबिलियत इतनी नहीं है जितना आप दिखाना सर चाहते हो। देखिए, हम तो खुद नहीं कह रहे, हमारी इंटेलिजेंस बहुत लायक है, लेकिन कल ही मैं एक भारतीय चैनल देख रहा था जिसमें वो चीख चीख के कह रहे थे कि अफगानिस्तान को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बाजियाब करवा लिया हमसे, हमारा वहां हमारी असले की इंडस्ट्री बंद हो गई, हमारा वहां सारा दहशतगर्दी का निजाम बंद करके रख दिया गया, अब उन्हें एक नया ओहदा दे के और उन्हें 2022 में आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। मैं मतलब हैरान हो रहा था कि यहां तब्दीलियां हो रही हैं अपने सिस्टम के तहत, आग वहां लगी हुई है, इतना क्यों डरते हैं? और एक और सवाल मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी दुनिया की बुज़दिल तरीन आर्मी है। क्या कमेंट्स हैं आपके? हो सकता है, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं, अगर बुज़दिल आर्मी, लेकिन आपके साथ तो हमारा बहुत तजुर्बा, आप तो कई बार हमले भी कर चुके हो। इस पाकिस्तान में आपने 90,000 लोगों ने जो एबल बॉडीड थे, हमले आपने किए सर, ख्वाब आपके थे जिमखाना एक क्लब में बुज़दिल आर्मी के आगे आपने हथियार डाले थे। खैर वो अमेरिकन के रहे, अमेरिकन के जनरल मैक मास्टर ने कल ये भी कहा है कि पाकिस्तान दोहरा गेम खेलता है। गुलाम मुस्तफा साहब, डॉलर भी लेता गया अपनी टेक और हमारे दीजिएगा, खिलाफ ये हमले हमने किए, इन्होंने किए। देखिए, जो बांग्लादेश की बात है ना, तो कादियान साहब को तो जानते हैं अच्छी तरह। मैं वहां पे था जी 71 में, 70 में एक्चुअली मैं वहां पे था। मैं इनके जो चंद एक सोल्जर्स इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, जल मानेक शाह हैं वो उस वक्त हालांकि हमारे मुखालिफ थे, बहुत हमें उनसे गुस्सा भी था उस वक्त, लेकिन उन्होंने दो तीन चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान की। नंबर एक, ये 90,000 वाला फसाना ये खड़ा गया है, हम सारे मुश्किल से 30,000 से ज्यादा नहीं थे वहां पे। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग निकाल दें तो लड़ने वाले जो थे वो तकरीबन 18 से 20,000 ज्यादा लोग नहीं थे। और इसके मुकाबले में मानिक शाह साहब का बयान खुद अपने रिकॉर्ड पर है। उनसे पूछा गया क्या पाकिस्तान आर्मी का कोई चांस था, उसने कहा पाकिस्तान आर्मी हैड नो चांस, दे वर आउट नंबर्ड 1 to 50। वो तो सिर्फ फौज की बात कर रहे थे। बहरहाल वो एक ऐसा धब्बा है, हम पे लगा है, जो भी है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। मैं कोई आर नहीं है कि ये एक हमारे लिए था, लेकिन ये भारत की फौज की बहादुरी से ज्यादा ये जो हमारे हालात थे उसके ज्यादा बहुत ज्यादा इस पर दखल था। और उन पे तो खैर बहस होती रहेगी, लेकिन हकीकत यही है कि ये जो आप कादियान साहब बात करें, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान जो भारत से साइज में इतना छोटा है, फौज जो भारत के मुकाबले में ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, इस सब के बावजूद हर वक्त सुबह दोपहर शाम, चाहे वो नजरा मोदी हो, इनके जो चीफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं वो हो, या आर्मी चीफ हो, हर वक्त इनको पाकिस्तान के ख्वाब में नजर आता रहता है। और पाकिस्तान का जो ख्वाब आता है, पाकिस्तानी का ख्वाब आता है, ये क्यों खफजदा होते रहते हैं? जनरल फैज हमीद की पोस्टिंग हो गई, परेशान हो गई ये लोग। जो दूसरे हमारे ISI चीफ आ गए जनरल नशीद, जब उनके बारे में मसला बन गया इनके लिए। अच्छा, हमारे यहाँ लोग इतना इनके बारे में इतना परेशानी नहीं है जितनी भारत को है, और जितना ज्यादा भारत ने इसके ऊपर बातचीत की है। हमें तो कभी कभी कोशिश नहीं की कौन है कौन नहीं है, आ गया ये, वो फौजियों के हद तक ये होता है। ये जनरल कादियान भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब आपस में मतलब मुकाबले होते हैं तो हम अपने जो दुश्मन तो अपोजिशन की जो भी सीनियर लीडरशिप होती है उसके बारे में अच्छी तरह खबर रखते हैं हम लोग। तो इतना हद तक तो ठीक है, जायज है, लेकिन इतना ज्यादा जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया भारत ने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसमें खुश होना चाहिए। एक इतना छोटा सा मुल्क जिसको अकॉर्डिंग टू जनरल कादियान हमने इतनी बड़ी 16 दिसंबर 71 का भी वाकया हमारे साथ हो गया, उसके बावजूद इसके अंदर खौफ क्यों है इनको? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी। जी सर, बहुत शुक्रिया राज कादियान साहब, प्लीज जवाब दीजिए, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, क्विकली जरा आंसर कर दीजिए। देखिए, भारत की कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक फिक्सेशन नहीं है। आपको शायद लगता है कि भारत में हर लोग पाकिस्तान के बारे में सोचता है। पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है, खुद जनरल साहब जैसे कह रहे हैं, हमसे 1/6 उसका साइज है, पॉपुलेशन भी 1/6 के करीब है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अमन से रहना चाहते हैं। मीडिया में ये वावेला हुआ कि उसको ये लगा दिया, उसको ये लगा दिया। ये भारतीय मीडिया को क्यों इतना शौक चढ़ा हुआ होता है
फलां की पोस्टिंग चेंज हो गई है, फलां बड़ा ज़हीन है, फलां ने हमारी ऐसी की तैसी फेर देना है, उसको यहां नहीं लगना चाहिए था। भारत का मीडिया फ्री है, उन्होंने अपने चैनल चलाना है, इसे कंपटीशन है। मीडिया जो बोलता है वो सरकार की पॉलिसी नहीं है। मैं भी जो बोलता हूं मेरी अपनी राय है, मैंने भी मीडिया बहुत देखा शुक्रिया है। राज कादियान मीडिया साहिब, आवाज अपनी बोलता है। साबिक डेप्यूटी चीफ इंडियन आर्मी, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब मौजूद थे। और हिंदू इंतहा पसंदी अगर खत्म ना हुई तो हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा, और पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहेगा कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे एक नए शो के साथ।